हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज हम देखेंगे हेरिटेज एंड टूरिज्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हम 2 प्रीवियस ईयर आपके साथ शेयर कर चुके हैं। हमारा तीसरा रहेगा ड्यू SOL NCF सभी के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सेमेस्टर 3 का रहेगा। पूरी जो वीडियो हमारी हिंदी में चलेगी, कुछ टर्मिनोलॉजी हम इंग्लिश में देखेंगे। अगर आपको इस PPT की पूरी PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी एकलव्य स्नातक 1 पे। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं। एक आप देख सकते हैं ये वाला है और दूसरा ये है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें कुछ ही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड होते हैं, तो उन्हीं को आज हम देखेंगे। तो आपको इन दोनों में भी लगेगा कि कितने ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, खुद देखिएगा आप अभी। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है धरोहर के ऊपर। ये क्वेश्चन मैं आपको सेम पहले भी करवा चुकी हूँ कि धरोहर जो शब्द है उसमें विरासत बोल दिया गया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि विरासत और धरोहर जो है हमारी सेम चीज़ है कहीं, लेकिन आप इंग्लिश में देखेंगे तो हेरिटेज ही आएगा लिखा हुआ। तो अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो तो इंग्लिश को ज़रा देख लीजिएगा कि वही है कि नहीं, ये थोड़ा सा अलग। लेकिन विरासत और धरोहर आपको इस तरह से मिल जाएगा। इसके अलावा कोई और भी दे सकते हैं वो, लेकिन इंग्लिश में एक ही शब्द है। तो इसके बारे में बताना है आपको, अपनी धरोहर के बारे में। और कब से बताना है, वही पहले के टाइम से, जैसे उसमें बोल दिया गया था पहले के प्रीवियस ईयर में कि औपनिवेशिक काल से बताइए। यहाँ पे बोल दिया गया है कि सल्तनत जो हमारा काल था उस समय से बताइए, और कला और वास्तुकला के बारे में। तो वही क्वेश्चन जो वहाँ पे सॉल्व किया था वही सेम चीज़ यहाँ पे होगी, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। सेम चीज़ इसमें भी है, ये भी आपको मैंने पहले करवा चुकी हूँ कि भाई नेशनल म्यूजियम के बारे में बताना है, हमारे जो दिल्ली का था उसके बारे में सारी जानकारी, ये भी आपने पहले की वीडियोज़ में देख चुके हैं। यहाँ पे देखिए नागर शैली के बारे में क्वेश्चन है। नागर शैली भी हम आपको पहली वीडियो में करा चुके हैं। द्रविड़ शैली, ये नागर और द्रविड़ शैली बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, ये आते ही आते हैं। देखिए आप खुद देखिए कितने ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे हुमायूं के मकबरे के बारे में। ये भी आपको पहले आप कर चुके हैं, ये भी वही क्वेश्चन देखिए फिर रिपीट हो रहा है। लुटियंस वाला क्वेश्चन है, ये भी हमने पहले देख चुके हैं और ये फिर से रिपीट हुआ है। तो मतलब सारे क्वेश्चन इसी तरह से रिपीट होते हैं। यहाँ पे देखिए पर्यटन के बारे में जो क्वेश्चन है ये भी पहले रिपीट हो चुका है। देखिए कितने ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, मतलब पूरा एक क्वेश्चन पेपर जो है ये वाला आपका पूरा ही रिपीटेड है। ये वाला क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको पहले की वीडियोज़ में मिल चुका है। इतने ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। अब हम देखते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब दूसरे वाले क्वेश्चन पेपर में भी देखिए हुमायूं का जो मकबरे वाला क्वेश्चन है यहाँ पे भी आ गया है। यहाँ पे भी उसी के बारे में बताना है भाई, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से बस पूछ लिया गया, लैंग्वेज चेंज कर ली गई, लेकिन चीज़ वही है। हुमायूं के मकबरे को संक्षिप्त रूप में आपको बताना है कि भाई संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने उस पर क्या कदम उठाए हैं, क्या सारी चीज़ें। तो उसमें यही सारी चीज़ें पहले आपको हुमायूं के मकबरे के बारे में लिखना है। फिर कोई भी अगर धरोहर या विरासत है उसको संजो के रखने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए क्या करती है सरकार, वही सारी चीज़ें लिखनी है। भाई वहाँ पे जो है टूरिस्ट प्लेस बनाएगी तो नियम कानून होंगे, कुछ वहाँ पे देखभाल करने के लिए कुछ लोग होते हैं। इस तरह से आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं कि भाई संस्था या सरकार क्या कदम उठा सकती है कोई भी अगर विरासत है उसका धरोहर का संरक्षण करने के लिए। तो यहाँ पे हुमायूं के मकबरे की जगह कुछ और भी दे सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। लेकिन हुमायूं के मकबरा आप देख रहे हैं खुद कितना ज़्यादा रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा फिर से रिपीटेड है, भाई दिल्ली म्यूजियम के बारे में बताना है, तो वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद हमारे यहाँ पे अलग क्वेश्चन अब देखने को मिला है हमें, अब जाके देखिए आप खुद। तो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि एक क्वेश्चन आया था हमारे पास पहले कि हमें जो है, मैंने वहाँ पे आपको पहले बताया था कि टूरिज्म जो है यहाँ पे रिलीजन वाला टूरिज्म पूछ लेगा। ठीक है, धार्मिक पूछ लेगा ना, तब आपको सिर्फ धर्म से बतानी है। लेकिन अगर आपसे सीधा पर्यटन पूछे तब आप कोई सा भी पर्यटन बता सकते हैं, ताजमहल, कुतुब मीनार, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर धार्मिक लिख लिया और वो भी ये बोल दिया सीधा सीधा इसने आपके पाठ्यक्रम में जो वर्णित है वही वाले तीर्थ स्थल बताने, तो आपके पाठ्यक्रम में कौन से वर्णित है, काशी है, सारनाथ है, अमृतसर का आपका स्वर्ण मंदिर है, गोवा पे है जो हमारा चर्च है वो बताना है, और अजमेर की चिश्ती दरगाह बतानी है। ठीक है, ये आपके जो है 5 की 5 चीज़ें आपके करिकुलम में है ऑलरेडी, तो आपको इसी के बारे में बताना है। उसने साफ साफ बोल भी रखा है कि जो आपके सिलेबस में मेंशन है वही वाले आपको तीर्थ स्थल बताने हैं। तो इसमें देखिए आप इन सबको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ के जाइए, भाई काशी के बारे में क्या है क्या नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे भी डिस्कस की, जैसे अमृतसर के बारे में बताई गई है। तो अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है कहाँ पे है, पंजाब में है। स्वर्ण मंदिर हम कैसे हैं, सिखों का जो है तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है, बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान है। जो गुरु है यहाँ पे जो स्थापना की थी वो किसने की थी, हमारे गुरु नानक साहब ने इस धर्म की स्थापना की थी, इसे आगे पहुँचाया, आगे लाए, सबसे पहले गुरु थे। ठीक है, और जो आए हैं अभी तक के टोटल 10 गुरु आए हैं। जो स्वर्ण मंदिर की स्थापना है वो किसने की है, हमारे गुरु रामदास के द्वारा की गई है। और वो जो है मतलब एक तरह से स्वर्ण मंदिर को क्या कहा जाता है, अमृतसर का हृदय माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिंपल चीज़ें एक बार आप देखेंगे बिल्कुल अच्छी तरह याद हो जाएंगे। जो रामदास थे हमारे, वो कौन से गुरु थे, चौथे नंबर के गुरु गिने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 आए हैं, 10 के बाद जो उन्होंने गुरु वाला सिस्टम खत्म कर दिया, उन्हीं 10 गुरु को पूछते हैं। ठीक है, उसमें गुरु अंगद, रामदास, ये जो कुछ गुरु हैं प्रमुख रहे हैं।
स्वर्ण मंदिर को, ये जो स्वर्ण मंदिर का अलग नाम भी रखा गया है, ठीक है। आप सिर्फ आपको पता होगा कि भी स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, वहाँ पे गुरुद्वारा है, लेकिन इसका अलग नाम भी रखा गया है। क्या नाम है वो? हरमंदिर साहिब या दरबार साहिब, ठीक है। ये दो नाम रखे गए हैं। तो आपको ये अलग से जो नाम है इनको भी याद रखना है भाई, क्या दूसरे नाम है। इसके अलावा जो है ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है, इसकी स्वर्ण जैसी बिल्कुल परत चढ़ी हुई है। जो स्वर्ण की परत चढ़ी हुई है, ये कौन से राजा ने इस पर दान किया था वो भी आपको बताना है। जो राजा रणजीत सिंह थे उन्होंने हेल्प की थी। ये पूरा सोना वगैरह जो है दान किया था। कितना सोना था भाई? ये 400 किलो सोने से पूरा निर्मित है ये। इसकी जो है बहुत अच्छा सुंदर दृश्य दिखाई देता है। इस तरह की चीज़ें आपको फिर जोड़नी पड़ेंगी आगे कि भाई बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। वहाँ पे नदी जो है, तालाब है, जो एक पवित्र स्थल माना जाता है। लंगर की वहाँ पे प्रथा शुरू की गई थी। ये सारी चीज़ें आप जो है अपने हिसाब से आगे बना के लिख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको पर्टिकुलरली याद करनी पड़ेगी अमृतसर के बारे में। ऐसे ही हर तीर्थ स्थल के बारे में आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी। अब देखिए काशी के बारे में है। देखिए काशी के बारे में क्या है, अब काशी कहाँ है हमारे, सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा भाई यूपी में है। भारत में यूपी के अंदर वाराणसी शहर है, जिसको भाई धार्मिक नगरी के नाम से जाना जाता है। बहुत पुरानी नगरी है। यहाँ पे जो है अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं ने राज किया था। इसका जो है काल वगैरह हम हड़प्पा के टाइम से भी पहले का मिलता है यहाँ पे सारी चीज़ें। इस तरह से आपको कुछ चीज़ें बना के और कुछ चीज़ें याद करके लिख के जानी होंगी भाई, सोच के जानी पड़ेगी कि हाँ भाई हल्की हल्की चीज़ें हमें पता हो और कुछ चीज़ें हम बना के भी लिख सकें। इस संसार में सबसे पुरानी नगरी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि बहुत पुराने इतिहास है, बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ के हम मंदिर वगैरह के अवशेष देखें तो हड़प्पा काल के समय के हमें मिलते हैं। तो आप सोच सकते हैं। उसके बाद महाभारत के टाइम की भी हमें कुछ चीज़ें मिल रही हैं, और रामायण वगैरह में भी काशी नगरी का जिक्र है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी पुरानी नगरी है, कितनी पुरानी सभ्यता चली आ रही है। हिंदू धर्म में जो सर्वाधिक पवित्र नगर वगैरह है उनमें जो है यहाँ पे काशी को ज़रूर माना जाता है। काशी में जो है विश्वनाथ मंदिर है, यानी शिव जी का मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे। जो काशी को वाराणसी का या काशी नाम, इस तरह के अलग अलग नाम भी इसको दिए गए हैं। बनारस, वाराणसी, ये सारे अलग अलग नाम, ठीक है। बौद्ध और जैन धर्म में भी इसे पावन माना गया है, क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे इसके बाद हम सारनाथ का पढ़ेंगे, तो सारनाथ क्या है, यहाँ से 10 किलोमीटर की बस दूरी पे। तो आप देख सकते हैं काशी है, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर सारनाथ है। तो भाई 10 किलोमीटर तो क्या है, कुछ भी नहीं है आजकल। तो यहाँ से यहाँ पे कितने आराम से जाके, मतलब ये एक पवित्र स्थल है, तो सारनाथ भी पवित्र स्थल इसीलिए बन गया भाई। वहाँ पे जाके बौद्ध ने जो अपनी शिक्षा वगैरह दी थी बच्चों को। अब आगे इसी के बारे में देखते हैं भाई। काशी विश्वनाथ का मंदिर है, वहाँ पे एक बहुत धार्मिक स्थल माना जाता है। गंगा नदी का घाट है, गंगा जी की पूजा वगैरह होती है। महादेव यहाँ पे साक्षात रूप में प्रकट है माता भगवती के साथ। इस तरह से यहाँ पे बात की गई है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है पश्चिमी, जो गंगा के पश्चिमी तट पे पूरा नगर बसा हुआ है। इस तरह की चीज़ें आपको लिख के जानी है। शाम के समय यहाँ पे आरतियाँ होती है, 3 समय की आरतियाँ हैं। जो यहाँ पे गंगा में नहाता है बहुत पवित्र माना जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको याद करके जानी है काशी के बारे में। अब बढ़ते हैं सारनाथ की तरफ। सारनाथ जो है, जैसे हमने बताया कि अभी काशी जो है हिंदू धर्म में काफ़ी प्रचलित रहा है, और अमृतसर जो है हमारा सिख धर्म है। उसी तरह जो सारनाथ है ये हमारे बौद्ध और जैन धर्म में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। जाहिर सी बात है, मैंने अभी जैसे बताया आपको यूपी में ही दोनों जगह हैं, और एक दूसरे से 10 किलोमीटर की दूरी पे, सिर्फ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये बात यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है। तो अब जो बौद्ध धर्म में 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 4 स्थल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने गए, ठीक है। कौन कौन से भाई? जहाँ पे एक तो जन्म लिया था, ठीक है, एक जन्म का, जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था वो वाला, जहाँ पे ज्ञान यानी निर्वाण किया था वहाँ का, ये यहाँ पे उन्हें ज्ञान मिला था, उन्होंने ज्ञान जहाँ पे बांटा था, ठीक है, ज्ञान का दान किया, ये वाली जगह, ठीक है, वो फेमस रही है। और जहाँ पे मृत्यु, तो ये कुछ जगह ना फेमस रही है। तो यही 4 जगह यहाँ पे मतलब एक तरह से इनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसमें हम कहाँ, उसमें से जो है हमारी जन्म कहाँ हुआ है, लुम्बिनी नेपाल में हुआ है, ठीक है। ये पहला स्थल हो गया हमारा लुम्बिनी नेपाल का। दूसरा स्थल हो गया हमारा जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो है बिहार के बोध गया में, वहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और तीसरा स्थल जो हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट, जहाँ पे उन्होंने अपना पहला ज्ञान दिया था, वो था हमारा सारनाथ, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपना पहला उपदेश वगैरह दिया था अपने शिष्यों को। उसके बाद बुद्ध की मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 जगह हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है बौद्ध धर्म में। उसके बाद यहाँ पे जो है, अब सोचेंगे कि वहाँ पे है ही क्या, सिर्फ एक तो हमें फ़ोटो में देखते हैं हम, एक ट्री के नीचे बैठ के बुद्ध जो थे वो तो अपने उपदेश देते थे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो है एक मतलब एक जगह जो है, उस जगह को आगे चल के बहुत ज़्यादा
विकसित जो किया है वो अशोक ने किया था, ठीक है। अशोक ने उसे बहुत ज़्यादा आगे बनाया, बहुत ज़्यादा विकसित वगैरह किया। अगर आप फोटोज़ वगैरह देखेंगे तो बहुत अच्छी फोटोज़ है वहाँ की, वहाँ पे स्तूप वगैरह बनाए गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो स्तूप बनाया गया है, बहुत सारे स्तूप वगैरह हैं, बहुत सारी नक्काशी की गई है। उसमें से एक प्रमुख स्तूप है जिस स्तूप के नीचे बोला जाता है कि यहीं पे ज्ञान जो है अपने 5 शिष्यों को दिया था उन्होंने, ठीक है। और उस स्तूप का जो है धामेक, कहीं आप धमीक भी पढ़ेंगे इस नाम को तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, कॉमा डाल के यहाँ पे धमीक भी लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग थोड़ा सा नाम है इसका। तो हो सकता है लोकल लैंग्वेज की वजह से थोड़ा फर्क आ गया हो इसके रियल नेम में इस तरह से। तो धामेक जो इसका प्रमुख स्तूप है वो किसने बनवाया था, अशोक के द्वारा बनवाया गया और बहुत पुराना स्तूप है। यहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और जो धामेक है इसको पहले धर्म चक्र के नाम से भी जाना जाता था कि भाई हाँ धर्म चक्र है, उसी से ये वर्ड धामेक आया है। इस तरह से हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 तीर्थ स्थलों के बारे में हमने आपको बता दिया, काशी, सारनाथ और स्वर्ण मंदिर के बारे में। आप थोड़ा थोड़ा इन दोनों के बारे में भी देख के जरूर जाइएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। कब कौन सा आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ चीज़ें आपको देख के जानी है और कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे बना के लिखनी है अपनी तरफ से भी। उसके बाद हमारा जो है मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसको देखते हैं कि औपनिवेशिक काल के दौरान स्थापित भारतीय संग्रहालय कोलकाता के उदाहरण से भारतीय कला और वास्तुकला के संस्थागतीकरण और वाणिज्यीकरण का एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत कीजिए। अब कुछ बच्चे तो इतने भारी भारी वर्ड देख के डर गए होंगे, भाई ये क्या है, इतना अजीब सा क्वेश्चन। तो इसमें कुछ नहीं बताया गया। इसमें जो औपनिवेशिक काल यानी हमारा जो पहले का काल था उसमें उस समय से जो हमारा कोलकाता वाला संग्रहालय बना यानी पहला संग्रहालय बना, ठीक है, तो उस टाइम से हमारे क्या अंतर आया है, क्या हमारा वो रहा कि भाई उस समय बन गया है संग्रहालय, उससे क्या हमारा फ़ायदा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं कि भाई क्या हमारे कला वगैरह का विकास हो। तो जाहिर सी बात अगर कोलकाता के बारे में है तो हमें कुछ तो कोलकाता के संग्रहालय के बारे में भी लिखना पड़ेगा, भाई कब बना, कैसे बना, ये सारी चीज़ें। 1619 से लेके 1857 तक के बीच में क्या हुआ, कंपनी का शासन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। आप कहेंगे इसके बाद भी तो कंपनी थी मैम, लेकिन कंपनी थी, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, कंपनी सिर्फ नाम मात्र रह गई। यहाँ पे जो उनका नाम जो चलता था पूरा रानी का चलता था, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के बाद में मेनली कंपनी का राज हम कह सकते हैं, कंपनी के नाम पे नहीं होता था बस, ठीक है। तो इस समय में क्या हुआ, इस दौरान उन्होंने क्या किया, बहुत सारे यहाँ पे जो है संग्रहालय वगैरह बनाए, ठीक है। जो संग्रहालय वगैरह बनाए उनमें उनका काम मतलब उन्होंने यही सोचा भाई संग्रहालय वगैरह बना के ज़रा देखे यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो पहला उन्होंने संग्रहालय बनाया वो कहाँ पे स्थापित किया था, लंदन में ही किया, ठीक है, 1801 में। ये आपको डेट याद रखनी है, 1801 में कहाँ किया था, लंदन में किया था, पहला संग्रहालय था, ठीक है। और नाम क्या रखा गया, इंडियन संग्रहालय, ठीक है। उसके बाद ये जो संग्रहालय था किसके द्वारा बनाया गया, भाई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा बनाया गया हमारा पहला संग्रहालय। और कहाँ पे था हमारा, अगर इंडिया के पहले संग्रहालय की बात करें तो वो था 1814 में बनाया गया और कोलकाता में बनाया गया, ठीक है। कोलकाता में बनाया गया 1814 और बंगाल जो हमारी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी उसके द्वारा बनाया गया। और जो पहला था उन्होंने कहाँ बनाया, लंदन में बनाया, लेकिन नाम रखा इंडियन म्यूजियम, और इंडियन म्यूजियम में भी हमारी चीज़ें ही रखी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा चीज़ हो गया, 1801 में लंदन में बना दिया गया, 1814 में यहाँ पे बना। उसके बाद में इसका नाम जो है आगे चल के इंडियन म्यूजियम कर दिया गया, ठीक है, इंडियन म्यूजियम इसका नाम कर दिया गया। अभी हम कोलकाता म्यूजियम बोल रहे हैं लेकिन उसका नाम क्या कर दिया गया, यहाँ पे भी इंडियन म्यूजियम कर दिया गया। और जिसका वर्तमान नाम क्या है, अब क्या रखा गया है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और ये कोलकाता में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये पहले क्या होता ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंडर में आता था, लेकिन बाद में इसे क्या किया, सबके लिए सार्वजनिक कर दिया गया। तो ये भी एक इसके लिए याद रखने का फैक्ट है आपके। यह भारत का सर्वप्रथम जो है संग्रहालय है और विश्व का 9वां संग्रहालय। तो आप देख सकते हैं कि भाई विश्व में उस समय कितने कम संग्रहालय थे, ये 9वां था उस टाइम पे और सबसे पुराने में देखा जा सकता है इसे। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये आपको चीज़ें याद रखनी है भाई, इसने डिज़ाइन कब तैयार किया, किसके द्वारा बनाया गया, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने बनाया था इसे, ठीक है। उसके और जब बनाया गया तो उस समय सभी के लिए ये नहीं खुला हुआ था, ये जो खुला था सिर्फ वहीं के लोग या अंग्रेज़ों के लिए खुला था। लेकिन जब ये सभी के लिए कब खुला, 1 अप्रैल को 1878 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया। और इसका जो निर्माण कार्य है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1814 लिखा है, तो 1814 में तो बनना शुरू हुआ था, ठीक है। पूरा होते होते इसे इतना टाइम लग गया, मतलब पूरा इतना वर्ष में नहीं बना, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों रखते 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 पूरी तरह से बना तो 78 में बना। इसका जो डिज़ाइन तैयार किया वो क्या, WL गेटविल, ठीक है। ये भी आपको नाम याद रखना है कि किसने डिज़ाइन तैयार किया था। इसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई है वो भी हमें याद रखना है भाई। जाहिर सी बात है अगर संग्रहालय है तो क्या चीज़ें होंगी, कपड़े होंगे, पुरानी वस्तुएं वगैरह होंगी, दुर्लभ चीज़ें जो होंगी, मुकुट वगैरह, इस तरह के राजा की चीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें रखी गई होंगी। इसे जो है किसके द्वारा बनाया गया, अब देखिए
भारतीय संग्रहालय की उत्पत्ति बंगाल की सोसाइटी जो थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने की थी, जिसे 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा बनाया गया। तो ये जो सर विलियम जोन्स है, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी को बनाया था। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो था, इसका निर्माण जो है सर विलियम जोन्स ने किया था 1784 में। ठीक है, और जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, उसने किया था फिर हमारे कोलकाता म्यूजियम का निर्माण। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और कोलकाता म्यूजियम का डिज़ाइनर भी याद रखना है, और कब सभी के लिए खोल दिया गया। इसी तरह से आप ये सारी चीज़ें बता देंगे थोड़ा सा म्यूजियम के बारे में। उसके बाद आपको बताना है कि भाई कैसे ये भारतीय कला और वास्तुकला के लिए आगे चल के अच्छी हुई, कैसे ये पैसों में इकोनॉमिकली और मतलब हमारी कला वगैरह के लिए अच्छी रही। तो इसके लिए हम भी कुछ पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, पॉइंट्स कैसे देखिए, रोजगार में वृद्धि हुई है। अगर कहीं पे भी कोई संग्रहालय बनेगा, कोई म्यूजियम बना है आपके एरिया में, तो भाई जाहिर सी बात है आपके एरिया का विकास होगा। अगर लोग वहाँ पे आएंगे तो भाई ऑटो वाले, रिक्शे वाले, उनका भी फायदा होगा। अगर म्यूजियम से आते जाते जो लोग होंगे वो यहाँ पे मतलब आएंगे जाएंगे, तो भाई उन्हें पानी भी चाहिए, कुछ स्नैक्स भी चाहिए, तो लोकल लोगों का भी फायदा होगा, उन्हें भी रोजगार मिलेगा। तो इससे क्या, एक तो रोजगार में वृद्धि होती है, आर्थिक उन्नति भी इसी तरह हो जाती है। भाई कम पैसे में जो है उस एरिया की बहुत अच्छे से वृद्धि हो जा रही है, संग्रहालयों का विकास हो जाता है। नए नए संग्रहालय, उसको देख के भाई वो लोग भी समझते हैं कि भाई हाँ, विरासत वगैरह का, हमें धरोहर वगैरह का सही से संरक्षण करना चाहिए। आज देखो उस एरिया का कितना विकास हो रहा है। इस तरह से लोगों को भी प्रेरणा मिलती है, हाँ भाई नए नए संग्रहालय का विकास करें, हम नई नई चीज़ें बनाएं। कला का भी विकास होता है। भाई अगर यहाँ पे कोई चीज़ बन रही है, आपको शायद पता होगा कि जो लंदन में ये जो संग्रहालय बना था, वहाँ पे हमारी चीज़ें रखी गई थी। सबसे पहले सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है हमारी रखी गई, इंडिया की रखी गई थी, इसलिए तो इंडियन म्यूजियम नाम रखा गया वहाँ का, इंडियन। ठीक है, लेकिन बात क्या हुई, वहाँ पे जो चीज़ें रखी गई थी, उन इतने अच्छे अच्छे मुकुट वगैरह, सिंहासन वगैरह, इन सब चीज़ों को देख के ना डुप्लीकेट चीज़ें बहुत बनने लगी थी। तो उससे क्या हुआ, कला का तो विकास हुआ, लेकिन ये भी है कि डुप्लीकेट कला वगैरह, ठीक है, ओरिजिनल नहीं थी। ठीक है, वो कृत्रिम रूप बनाने का उन्होंने प्रयास किया था। तो इसी तरह से जब संग्रहालय बनता है तो वहाँ की कला वगैरह का भी विकास होता है, और कला का वैश्वीकरण होता है, ये भी हम लिख सकते हैं। भाई यहाँ पे जो डॉल म्यूजियम्स वगैरह है, उनसे क्या है भाई, हमें भी दूसरे देश की कला वगैरह पता चल रही है, वैश्वीकरण हो रहा है कला का। तो इसी तरह से आप अपने पॉइंट्स बना सकते हैं। और यहाँ पे हम और चीज़ें लिख सकते हैं कि अगर डच, फ्रांस वगैरह के लोग आए थे तो उन्होंने क्या है, अपनी अपनी कला छोड़ के गए हैं। हम मंदिरों में या फिर बहुत सारी चीज़ों में, इंडिया गेट्स वगैरह में, कहीं पे भी जो उनकी वास्तु कला है, इन सब चीज़ों में हम कला का भी मिश्रण देख सकते हैं। एक नई कला का उद्भव होता है। कला के विकास के साथ एक पॉइंट और बना सकते हैं भाई, नई कला का विकास होता है। ठीक है, और इसमें, और इसी तरह से आप मतलब मिलते जुलते इसमें पॉइंट बनाएंगे तो 5 से 6 पॉइंट आपको बनाने हैं और उसको एक्सप्लेन कर देना, आपका पूरा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। और कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको कोलकाता म्यूजियम के बारे में कुछ ये है, कुछ चीज़ें और आप देख लीजिएगा, ये आराम से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। उसके बाद हमारा आ जाता है ऐतिहासिक स्थल के बारे में, कोई भी एक मॉन्यूमेंट वगैरह, ठीक है, दिल्ली का, तो वही आपको इसमें ऐतिहासिक स्थल लिखा हुआ है। तो ऐतिहासिक स्थल में, ऐतिहासिक इमारत में आप कोई भी इमारत ले सकते हैं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं। अगर धार्मिक आएगा तब आपको उन 5 के बारे में लिखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे दिल्ली में विभिन्न प्रकार के खाद्य पर्यटन के वर्णन कीजिए। जो खाद्य पर्यटन आ गया, आप कहेंगे पर्यटन तो बोला था मैम आपने, खाद्य पर्यटन क्या है? तो खाद्य पर्यटन का मतलब यही है कि अगर आप किसी खाद्य सामग्री के लिए एक जगह से दूसरी जगह में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अगर कोई आप मसाले वगैरह लेने के लिए आप सोच रहे हैं भाई केरल में ही चलें, चलो केरल में ही वहाँ पे बहुत अच्छे मसाले आते हैं, चलो वहीं पे चलते हैं। ठीक है, असम में चलते हैं चाय के लिए। तो आप जब खाद्य कोई एक स्पेशल चीज़ के लिए वहाँ की आप वहाँ उस जगह का यात्रा वगैरह करते हैं, उस जगह पे जाते हैं, तो आप कहते हैं कि भाई खाद्य पर्यटन वगैरह हम कर रहे हैं, खाद्य वस्तु के लिए फूड ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, और आप इसी तरह पेठा ले सकते हैं आगरे का। ठीक है, जो चीज़ें जहाँ की फेमस है, ठीक है, वो चीज़ें आपको लिखनी है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन भी आपका पूरा हो जाएगा। इसी के साथ हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन पेपर आज डिस्कस कर लिए और 2 पहले की प्रीवियस में कर लिए। इन्हीं 4 में से आपके जो है आपको आएगा, तो इसी में से आएगा। इतने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, प्रीवियस ईयर में से करवाए हैं, तो आपके यही आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगे, तो सब्सक्राइब करें, एकलव्य स्नातक को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी, कोई चीज़ आपको समझ आने में दिक्कत हो रही हो तो आप देख सकते हैं। 2 बार वीडियो को देखिएगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत रहेगी तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।